Hello students, this is the fourth part of the chapter Establishment of Company Power, and our today's first topic is Mysore. मैसूर emerged as a powerful state under the leadership of हैदर अली। मैसूर जो था एक उन राज्यों में से गिना जाता था जो बहुत ही पावरफुल था, और इसके जो लीडर थे, जो हेड थे, वो हैदर अली थे, और उनके बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इसको संभाला। देयर ग्रोइंग पावर एंड अथॉरिटी अलाउड द ब्रिटिश, उनके इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे या जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट फ्रॉम वेयर द ब्रिटिश परचेज द कार्डमन एंड पेपर। मैसूर जो था आपका जो राज्य था वो मालाबार कोस्ट से काफ़ी अच्छी मात्रा में व्यापार करता था, काफ़ी लाभ वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस करता था। उस जगह से ब्रिटिशर्स भी कार्डमन, इलायची और पेपर, काली मिर्च को खरीदते थे। 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमन थ्रू हिज किंगडम। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य से सैंडलवुड, जो चंदन की लकड़ी होती है, पेपर, काली मिर्च हो गई, कार्डमन हो गई, इन सब का जो एक्सपोर्ट था अपने राज्य से बंद कर दिया कि अब ये सारा सामान जो है उनके राज्य से बाहर नहीं जाएगा। ही डिड नॉट अलाउ द लोकल मर्चेंट टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, और साथ ही साथ उन्होंने जो लोकल व्यापारी होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने से भी मना कर दिया। ही ऑल्सो स्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ एक बहुत ही अच्छे संबंध बनाए, और उनकी सहायता से उन्होंने अपनी आर्मी को काफ़ी मॉडर्नाइज कर लिया था, काफ़ी आधुनिक अपनी आर्मी को कर लिया था। टीपू सुल्तान बिहेवियर अलार्म्ड एंड एंगर्ड द ब्रिटिशर्स। टीपू सुल्तान के इस तरीके के बिहेवियर से, व्यवहार से ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और काफ़ी परेशान हो गए थे। फोर एंग्लो मैसूर वॉर, चार एंग्लो मैसूर वॉर जो है ब्रिटिश और मैसूर के बीच में हुए। इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और द बैटल ऑफ द सिग्नापट्टम, टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल ऑफ सिग्नापट्टम। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो आपका बैटल ऑफ सिग्नापट्टम के नाम से जाना जाता है, और टीपू सुल्तान अपनी जो कैपिटल थी सिग्नापट्टम उसको बचाते बचाते उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद मैसूर का जो किंगडम था वो बोदियार्स को दे दिया गया, जो उस समय उससे पहले वहाँ पर रूल करते थे। और बोदियार्स जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलाइंस को साइन कर लिया था, और एक तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलाइंस साइन करने के बाद बोदियार्स को मैसूर राज्य सौंप दिया गया। अ पार्ट ऑफ द किंगडम वॉज ऑल्सो गिवन टू द निजाम ऑफ हैदराबाद फॉर हिज हेल्प एंड कॉरपोरेशन, और साथ ही साथ मैसूर का एक कुछ पार्ट, जो राज्य का कुछ पार्ट था, वो हैदराबाद के निज़ाम्स को भी दे दिया गया था। वो इसलिए दे दिया गया था क्योंकि निज़ाम जो हैदराबाद के थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प की थी और काफ़ी सहायता की थी। नेक्स्ट, मराठा। थ्री एंग्लो मराठा वॉर व फॉट बिटवीन द मराठाज एंड द ब्रिटिश, तीन अलग अलग तरीके के एंग्लो मराठा वॉर हुए थे मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में। The power of the Marathas had weakened after their defeat in the third battle of the Panipat in 1761। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, जो थर्ड बैटल हुआ था 1761 में, उसको हार जाने के बाद मराठास जो थे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। और जो मराठास थे वो काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, जैसे भोंसल्स, सिंधियाज, गायकवाड़, होलकर। तो ये अलग अलग उनके ग्रुप्स थे मराठास के। The chief of these clans were held together in a confederacy under the Peshwa, who who was their military and administrative head living in Pune। और ये जो आपके जो ग्रुप्स होते थे, इनका जो चीफ होता था उसको पेशवा कहा जाता था, एक तरीके का प्राइम मिनिस्टर। और यही जो पेशवा होते थे ये सारा इनके पास मिलिट्री कंट्रोल होता था, और जो पेशवा होते थे वो पुणे में रहते थे। 1770 there arose an intense power struggle among the Marathas। 1770 तक आते आते, 1770 तक आते आते मराठास के बीच में पावर को लेके काफ़ी लड़ाई होने लगी। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द डिसयूनिटी एंड ट्राइड मेडलिंग इन देयर इंटरनल अफेयर। ब्रिटिशर्स ने देखा कि मराठास के बीच में यूनिटी नहीं है और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, और मराठास के जो काम थे, जो इंटरनल काम्स होते हैं, उनके काम में दखल अंदाजी ब्रिटिशर्स करने लगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग 1775 टू 1782। पहला जो एंग्लो मराठा वॉर था वो 1775 से लेकर 1782 के बीच में लड़ा गया। पीस वॉज फाइनली रिस्टोर्ड with the signing of the Treaty of Salbai on 17 May 1782. There was no clear victory in this battle.
और आखिर में पीस, शांति की जो स्थापना हुई, जो शांति हुई दोनों मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो कैसी हुई? एक समझौता हुआ, एक ट्रीटी को साइन किया गया, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सलबई। इसे 1782 में साइन किया गया। हालांकि इस बैटल में कौन विजेता हुआ इसका कोई क्लियर कोई प्रमाण अभी नहीं है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया। Broke out when Peshwa Bajirao II signed the Treaty of Dabasane accepting the subsidiary alliance for the Maratha। और ये जो वॉर हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था मराठाओं के लिए। दी अदर मराठा चीफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस। और जो मराठाओं के जो चीफ्स होते हैं और जो चीफ्स होते हैं जो और मराठा थे उन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ उनका युद्ध हुआ। ब्रिटिशर्स ने पावर कंट्रोल में उनके कंट्रोल गेन कर लिया, बहुत सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया और इस तरीके से मराठास जो थे काफ़ी वीक हो गए। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया, जिसकी वजह से मराठास जो थे वो बुरी तरीके से उनकी पावर जो थी पूरी तरीके से हार गए थे, उनकी पूरी तरीके से क्रश हो चुके थे, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट ऑफ टू बिठूर। पेशवा को हटा दिया गया, उनको बिठूर भेज दिया गया जो कि कानपुर के पास है, और उनको पेंशन दिया गया कि वो पेंशन लेंगे और पेंशन के साथ साथ वो वहीं बिठूर में रहेंगे। हिज टेरिटरी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। और उनका जो टेरिटरी था, जो उनका इलाका था, वो किसके अंडर आ गया? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। वाइल द मराठा क्लैंस वर मेड टू साइन द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश। और साथ ही साथ जो मराठास के जो क्लैंस थे जैसे कि भोंसल्स, सिंधियास, गायकड़, होलकर, उनको मजबूर किया गया कि वो सब्सिडरी अलायंस को ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर लें। पंजाब। द सिख अंडर द महाराजा रणजीत सिंह had become a formidable power. During his reign, the British did not interfere in their internal affair. महाराजा रंजीत सिंह के के दौरान के पीरियड के दौरान जो सिख थे वो काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन उनके जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो काफ़ी उनके इंटरनल अफेयर्स में, मतलब काम काज में इंटरफेयर, दखल अंदाजी करने लगे। उनकी डेथ के बाद पावर को लेके काफ़ी स्ट्रगल होने लगा। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा पावर को लेके लड़ाइयाँ होने लगी। दो एंग्लो सिख युद्ध जो हुए वो उस दौरान हुए। द सिख वर डिफीटेड, और सिख इसमें हार गए, इन दोनों ही युद्ध में हार गए। 1849 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज एनेक्स बाय द ब्रिटिश। और 1849 में पंजाब को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और लॉर्ड डलहौजी के हेड में, उस समय ये वहाँ पंजाब में थे, तो इनके हेड में इन ब्रिटिशर्स ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान, सिंध, बर्मा, नेपाल। In the late 1830, the British East India Company became concerned that the Russia might try to expand into Asia and enter India from the northwest. 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डर था कि जो रशिया है वो अपनी पावर को एक्सपैंड, अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास करेगी और वो एशिया में अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास करेगी और इंडिया में वो एंटर कर जाएगी नॉर्थ वेस्ट साइड से। दे ट्राई टू इस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द बफर जोन्स लाइक द अफगानिस्तान। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जो नॉर्थ वेस्ट आपका रीजन है जैसे कि अफगानिस्तान, उसके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एंग्लो अफगान युद्ध हुए। और ये जब वॉर एंड हुए तो ब्रिटिशर्स जीत चुके थे और एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बना लिया था। 1843 में सिंध को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। The British dealt with threat in the north-eastern region through war and annexation. ब्रिटिशर्स को एक डर था और उस डर से वो हमेशा डील कर रहे थे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स थे, जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य थे, वहाँ पर या तो युद्ध हो रहे थे या फिर एनेक्सेशन, ज़बरदस्ती कब्जा हो रहा था, और इस तरीके से वो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य पर अपना कब्जा बनाने का प्रयास कर रहे थे। The Anglo-Burmese War 1824-1886 were fought between the British and the Burmese. एंग्लो बर्मीज वॉर ब्रिटिश और बर्मीज के बीच में हुए। द फॉर्मर अटैक्ड एंड एनेक्स्ड बर्मा टू इंडिया। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बर्मा के ऊपर एक तरीके से अटैक किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। और ब्रिटिशर्स ने धीमे धीमे आसाम, नागालैंड,
इन राज्यों में भी कब्जा अपना बना लिया। एंग्लो नेपलीज वॉर 1814 से 1816 के बीच में हुए और ब्रिटिशर्स और नेपालीज के बीच में हुए। The war resulted in a British annexation the provinces of the Garhwal and Kumaon and recruiting a large number of Gurkha soldiers into the British army. और धीमे धीमे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो घरवाल और कुमाऊं जैसे जो प्रोविंसेस थे, जो इलाके थे, इन युद्ध में इनको जीत लिया और काफ़ी बड़ी मात्रा में गोरखा सोल्जर्स को अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर लिया। अवध। After the Battle of Buxar in 1764, Awadh had come under the British influence. बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जब 1864 में हुआ, उसके बाद अवध जो था वो ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में दायरे में आ चुका था। इन 1856 द ब्रिटिश अंडर द लॉर्ड डलहौजी एनेक्स द अवध क्लेमिंग द मिस गवर्नमेंट। और 1856 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड डलहौजी के साथ पाकर अवध को अपने कब्जे में कर लिया, ये कहकर कि अवध में गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए अब अवध को ब्रिटिशर्स देखेंगे। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ द अनरेस्ट अमंग द पीपल, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा आ गया और 1857 का रिवोल्ट जो जो क्रांति थी वो स्टार्ट हुई। ब्रोक आउट इन द नेक्स्ट ईयर द पीपल ऑफ अवध जॉइंटेड, और इसी वजह से फिर बाद में जो रिवोल्ट ऑफ 87 जो 1857 की क्रांति थी वो हुई थी। After the British East India Company victorious in the Battle of the Plassey and Buxar, it came under the scrutiny of the British Parliament. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट के नज़र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब देख रही थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे इस तरीके के युद्ध भारत में कर रही है, और एक तरीके से उनकी जांच होने लगी। The Regulating Act of 1773 formally recognized the British Parliament right over Indian affair. उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये राइट था, ये अधिकार हो गया कि वो इंडियन अफेयर्स में अपना पावर अपना पावर दिखा सकती है। मतलब इंडियन अफेयर्स, मतलब इंडिया के जो काम है उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का अब अधिकार होगा, राइट होगा। द पिट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784 constituted a board of control in England. पिट्स ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1784 के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इंग्लैंड में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को सुपरवाइज करेगी। द कंपनी राइट टू ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन द रॉयल चार्टर विच वॉज रिन्यूड एवरी 20 ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेडिंग व्यापार कर रही थी, वो उसे एक रॉयल चार्टर, एक फरमान के तहत मिला था, एक रॉयल चार्टर था, और वो हर 20 साल में रिन्यूड होता था। मतलब हर 20 साल के बाद उसका टर्म 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेडिंग करती थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1830, also known as Charter Act of 1813, asserted the crown sovereignty over British India। और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो एक्ट था 1813 का, जिसे चार्टर एक्ट भी कहा जाता है, asserted the crown sovereignty। crown sovereignty का मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री थॉट ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ किंग और क्वीन। मतलब किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होगी उसको जो रिप्रेजेंट करने वाला होगा वो या तो राजा होगा या रानी होगा। तो जो चार्टर एक्ट था, एजर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर किंग या क्वीन जो था उसका अधिकार या राज्य चल रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिड्यूस टू अ मियर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में बनाया गया था, और वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके काम को सुपरवाइज किया जा सके, उसके काम को देखा जा सके। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल दिया गया, और सारा का सारा मतलब उनकी पावर जो थी काफ़ी कम कर दी गई। As a result of the revolt of 1857, the company administration was formally abolished in 1858। और जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, उसके बाद कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कंपनी का जो काम चल रहा था इंडिया में, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया 1858 में। That's for today. In the next video, we will discuss the other topic of this chapter. Thank you.